स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में ये जो है चैप्टर नंबर 2 है, बेसिक टर्म्स। चैप्टर का नाम है चैप्टर नाम बेसिक टर्म्स। ये जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। सबसे पहले देखने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज होता है और ये हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं और उस ट्रांजैक्शन से हमें क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस का चेंज करता है, चेंज हो जाता है रिकॉर्ड करने से, तो उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं यानी मॉनेटरी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इवेंट क्या होता है? इवेंट इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट में आप प्रॉफिट निकालते हो और लॉस निकालते हो, उसी को क्या बोला जाता है? इवेंट बोला जाता है। आपके बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जो प्रॉफिट और लॉस इन द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चल रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? रिजल्ट। और रिजल्ट को ही क्या बोला जाता है? इवेंट बोला जाता है। राइट। अब इसके बाद हम कुछ इवेंट और ट्रांजैक्शन में आप लोगों को एग्जांपल दिखाने वाले हैं। जैसे अगर बात किया जाए, हमने गुड्स परचेस किया 10,000 और उस पे वेजेस हमने दिया 5,000 और उस पे रेंट वगैरह लगा 5,000, तो टोटल हम लोगों का एक्सपेंसेस कॉस्ट कितना हो गया? 20,000। और इस गुड्स को हमने सोल्ड किया 50,000 में। तो ये बताइए हम लोगों का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30,000। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30,000। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होता है। इन सारे चीज़ को रिकॉर्ड करने से हमारे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहे हैं और एंड ऑफ द ईयर हमें क्या पता चल गया? प्रॉफिट। यही आपका क्या होता है? इवेंट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट अकाउंट का मतलब होता है वन नेचर ट्रांजैक्शन। वन नेचर ट्रांजैक्शन recorded at one place is called transaction, is called account। अकाउंट कुछ इस तरीके का रहता है। अकाउंट जो होता है इधर पर्टिकुलर होता है और फिर अमाउंट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर्स होता है, फिर अमाउंट का कॉलम।
लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। तो अकाउंट का मतलब यही होता है कि एक नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए रामू का अलग अकाउंट बना देंगे, अशोक का अलग और श्याम का अलग, सबका अकाउंट हम लोग देखिए अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। राम से रिलेटेड यहाँ, अशोक से रिलेटेड यहाँ, श्याम से रिलेटेड यहाँ। तो अलग अलग नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया ना, राम नेचर का हो गया, अशोक नेचर का, श्याम नेचर का। तो श्याम से रिलेटेड एक जगह, अशोक से रिलेटेड एक जगह और रामू से रिलेटेड एक जगह। इसी को क्या बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाता है, कैश लगाता है, गुड्स लगाता है, एसेट्स लगाता है, उसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल। यानी कैश, गुड्स एंड एसेट इन्वेस्टेड बाय businessman, invested by owner at the time of commencement of business। यानी बिजनेस को स्टार्ट करते समय ओनर जो भी कैश लगाता है, गुड्स लगाता है, एसेट्स लगाता है, उसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल। कैश मान लीजिए 1 करोड़ लगाया, गुड्स 2 करोड़ लगाया, एसेट्स 5 करोड़ लगाया, तो उनका टोटल कैपिटल कितना हो गया, 8 करोड़ का कैपिटल हो गया। कैपिटल समझ गए होंगे। जो भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते समय गुड्स, कैश, एसेट्स को बिजनेस में लगाते हैं, उसी को क्या बोल दिया जाता है, कैपिटल। तो कैपिटल 3 फॉर्म में लगाते हैं, कैश, गुड्स एंड एसेट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कैपिटल का एक फार्मूला होता है, भी लिख लीजिएगा। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। यानी एसेट्स में से आप लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा। अगर मान लीजिए एसेट्स दिया है 1,50,000 एंड लाइबिलिटीज दिया है 20,000, आपसे पूछा जाए कि कैपिटल कितना है, C इज इक्वल टू A माइनस L। तो A के जगह कितना रख देंगे, 1,50,000, L के जगह कितना रख देंगे, 20,000। तो आ जाएगा हम लोगों का 1,30,000 कैपिटल हो गया। ठीक। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हम लोगों का ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ चीज़ को ड्रॉ करना, उसे ड्राइंग नहीं बोला जाता है। तो यहाँ अकाउंटिंग में ड्राइंग्स अलग होता है। इसका मतलब ये होता है ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स को विड्रॉन करता है, उसे क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स। गुड्स एंड कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। गुड्स एंड कैश विड्रॉन का मतलब निकालना, कौन निकालेगा, ओनर, फॉर पर्सनल यूज। तो उसे क्या बोला जाता है, टर्म्स को ड्राइंग्स बोला जाता है। फिर आते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी क्या होता है भाई, लाइबिलिटी का मतलब, लाइबिलिटी 2 प्रकार टाइप्स के होते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बिजनेस फ्यूचर में क्या करने वाला रहता है, किसी ना किसी व्यक्ति को पेबल करने वाला रहता है, उसे बोला जाता है लाइबिलिटी। यानी पेबल बाई लाइबिलिटीज़ में आप लिख सकते हो पेबल बाई बिजनेस टू एनी पर्सन इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में हम किसी को पैसा देने वाले हैं तो हमारे लिए वो क्या बन गया, लाइबिलिटी।
किसी से उधार पैसा ले लिए, पैसा देने वाले हैं उसे, तो मेरा लाइबिलिटी है। बैंक से लोन ले लिए, पैसा देने वाले फ्यूचर में है, तो वो सब क्या हो गया हमारे लिए, लाइबिलिटी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी और एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो रिलेटेड होता है थर्ड पार्टी से, लिख सकते हो रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, और ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू ओनर, रिलेटेड टू ओनर। अब इसमें दो प्रकार के लायबिलिटी होते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी में। थर्ड पार्टी का मतलब हम किसी से पैसा लेंगे तो किसी थर्ड पार्टी से लेंगे, जैसे बैंक से ले लिए, गवर्नमेंट से ले लिए, पब्लिक से ले लिए, किसी दोस्त से ले लिए, किसी रिलेटिव से ले लिए, रिलेशन से ले लिए, तो हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्टी। इसमें एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसे करंट लायबिलिटी भी बोला जाता है, और एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसे बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो अब देखिए, अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जो हम पैसा लिए हैं, जो पैसा किसी से उधार लिए हैं, उधार सामान खरीदे हैं, वो कम टाइम के लिए, यानी 1 साल के अंदर उनको पैसा क्या कर देंगे, वापिस कर देंगे हम, तो उसे क्या बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इफ रीपेमेंट विद इन 12 मंथ, अगर आप लोग 12 महीने के अंदर कोई भी उधार पैसा लिए हो, 12 महीने के अंदर वो चुकता कर देते हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इफ रीपेमेंट आफ्टर 12 मंथ, अगर कोई भी पैसा किसी भी व्यक्ति से लिए हो, किसी भी इंस्टीट्यूट कंपनी से लिए हो, वो 12 महीने के बाद पैसा दोगे तो उसे क्या बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या तो नॉन करेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल में ले देख सकते हो, इसमें क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अनअक्रूड इनकम, ये सब क्या होता है हम लोगों का शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या होता है, डिबेंचर, बैंक लोन, मॉर्टगेज, ये सब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं। अब इंटरनल लायबिलिटी का मतलब ये हो गया, इंटरनल लायबिलिटी उसे कहा जाता है जो ओनर से रिलेटेड होता है। ओनर हमारे बिजनेस में क्या लगाया होता है, कैपिटल, क्या लगाया होता है, कैपिटल। तो हमारे बिजनेस के लिए एक कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी बन जाता है, तो इसमें आता है कैपिटल, क्या आ जाएगा, कैपिटल। तो आप लोग टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ लायबिलिटी कायदे से समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है, ये रिलेटेड टू ओनर होता है, रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, इसमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं, रीपेमेंट 12 मंथ, विद इन 12 मंथ दैट इज करंट लायबिलिटी, रीपेमेंट आफ्टर 12 मंथ दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, और इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल। तो लायबिलिटी का टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट।
फिर अगला टॉपिक हम लोगों का एसेट्स। एसेट्स का मतलब ये होता है जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज जितने भी होते हैं हमारे बिजनेस के, उसी को क्या बोला जाता है, एसेट्स बोला जाता है। जो प्रॉपर्टी बिजनेस यूज करता है, इस प्रॉपर्टी को बिजनेस यूज करता है फॉर बेनिफिट, बेनिफिट्स के लिए क्या करता है, बिजनेस यूज करता है, यानी उसे बोला जाता है एसेट्स। और एक वैल्यूएबल एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए होता है। वैल्यूएबल चीज़ें जितने भी हमारे बिजनेस के प्रॉपर्टीज होते हैं और बिजनेस ये यूज करता है फॉर बेनिफिट्स पाने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, ये एसेट्स बोला जाता है। और ये हमारे बिजनेस का सोर्स होता है, इसी से हम लोग पैसा कमाते हैं। अब एसेट्स बेस्ड, अब काइंड्स देखते हैं एसेट्स के। एक होता है टेंजिबल एसेट्स, ऐसे देखें। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिर होता है करंट एसेट्स। और फिर होता है फिक्टिशियस एसेट्स। बेसिकली 3 टाइप्स के एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। अब यहाँ पे देखिए, फिक्स एसेट्स में 2 टाइप्स के एसेट्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट्स। पहले आप जान लीजिए फिक्स एसेट्स क्या होता है। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज बाय बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। फिक्स एसेट्स वह एसेट्स होता है बिजनेस के द्वारा लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता है, यूज बाय बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन 1 ईयर। जिस एसेट्स को 1 साल से ज़्यादा हम लोग यूज कर लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है, फिक्स एसेट्स। ठीक है। और करंट एसेट्स, ये करंट एसेट जो होता है बिजनेस के द्वारा शॉर्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है, ये सेल के पर्पस से लिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, करंट एसेट। और जो 1 साल के अंदर मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी यूज बाई बिजनेस फॉर शॉर्ट टाइम। एग्जाम्पल, कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन 12 मंथ। इसे 12 महीने के अंदर मनी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, करंट एसेट्स। अभी होता है नॉट सेलेबल। बट शो इन बैलेंस शीट। ये सेलेबल नहीं होता है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या करते हैं, शो करते हैं। जितने एसेट्स होते हैं सारे एसेट्स को बैलेंस शीट एक बनता है। ठीक है, उस बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं, लेकिन फिक्टिशियस एसेट बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन इसे बेच नहीं सकते हैं। हाँ, अब इसमें फिक्स एसेट्स में 2 टाइप्स के एसेट्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट्स और फिर होता है इनटेंजिबल एसेट्स। Tangible assets are those assets which can be seen
टच, फील एंड मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जिस एसेट्स को कैन बी टच, फील, सीन एंड मेजर इन मनी इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट। जिस एसेट्स को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सीन कर सकते हो और मनी में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मनी में माप सकते हो, उसे क्या बोला जाता है, टेंजिबल एसेट। जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर, ये सब क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट। ठीक है, इन सारे चीज़ को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट टच एंड सीन, ओनली फील एंड मेजर इन मनी। जिस एसेट्स को आप टच नहीं कर सकते हो, सीन नहीं कर सकते हो, केवल फील और पैसे में उसको मेजर कर सकते हो, उसे क्या बोला जाता है, इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब सारे चीज़ को हम केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, और मेजर कर सकते हैं मनी में। करेंट एसेट्स, जिस एसेट्स को एक साल के अंदर आप मनी में कन्वर्ट कर देते हो, जैसे डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये सब करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिक्टिशियस एसेट बैलेंस शीट में तो दिखाया जाता है लेकिन उसको बेच नहीं सकते हैं, जैसे पीएल डेबिट बैलेंस, पीएल डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट। कभी कभी एडवर्टीजमेंट हैवी हो जाता है तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसे हम लोग बेच नहीं सकते। ये सब सारी चीज़ें हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। इस चीज़ को अच्छे से आप लोग लिख लेना। ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हम लोगों का रिसिप्ट है। रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या होता है, मनी को रिसीव करना, मनी रिसीव करना। मनी किसी भी प्रकार से रिसीव हो सकता है। जब आपके पास पैसा आता है तो उसी को क्या बोला जाता है, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। बेसिकली टू टाइप्स के रिसिप्ट होते हैं। अब रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट वह रिसिप्ट होता है जो कभी कभी रिसिप्ट होता है। ये कभी कभी रिसिप्ट होता है। इट मीन्स नॉन रेकरिंग नेचर, नॉन रेकरिंग रिसिप्ट। इसका मतलब कभी कभी
प्राप्त होता है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। अब कभी कभी का मतलब जैसे मान लो तुम लोन कभी कभी लेते हो तो पैसा क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। एसेट्स को कभी कभी बेचते हो, जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, वही बेचना काम नहीं ना है, वो यूज करते हैं, खराब होता है तो बेच देते हैं, नहीं अच्छा लगता है बेच देते हैं, तो कभी कभी करते हैं ना, तो कौन सा रिसिप्ट हो गया, उसको बेचने से जो पैसा आता है कैपिटल रिसिप्ट। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स को बेचने से पैसा पाते हो तो भी क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। लोन टेकन, अगर लोन आप लेते हो, लोन उससे जो पैसा आता है वो भी क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। अब आते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू जस्ट इसका इनवर्स होता है, नॉन रेकरिंग रिसिप्ट का मतलब रेकरिंग रिसिप्ट। रेकरिंग रिसिप्ट वह रिसिप्ट जो बार बार प्राप्त होता है, बार बार प्राप्त होता है। जो रिसिप्ट बार बार प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है, रेकरिंग रिसिप्ट। जैसे गुड्स को बेचना, कमीशन रिसीव करना, रेंट रिसीव करना, ये सब बार बार रिसिप्ट होता है। सेल्स ऑफ गुड्स, कमीशन रिसिप्ट, ये सब बार बार रिसीव होता है पैसा, तो उसे क्या बोला जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आई थिंक आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। कैपिटल रिसिप्ट होता है एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट दो प्रकार के होते हैं। रिसिप्ट का मतलब पैसा रिसिप्ट, कहीं से भी, यहाँ से या यहाँ से, उसे रिसिप्ट। और रिसिप्ट को दो पार्ट में बाइफर्केशन किया गया, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अगले टॉपिक पे आते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि हमारे पास से पैसा जाना, पैसा किसी भी प्रकार से जा सकता है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तुम लाइबिलिटी को पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, तो भी एक्सपेंडिचर ही हो गया। या तो परचेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स को खरीदोगे तब भी आपके पास पैसा जाएगा आपके पास से, वो भी एक्सपेंडिचर माना जाएगा। परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स को परचेस करते हो तब भी पैसा जाता है, वो भी एक्सपेंडिचर। जिसे रिम्बर्समेंट हो, जिस पैसे को खर्च करने से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिले, उसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एक दिन लिए थे, तुम्हें फायदा मिला था, फिर वापस कर रहे हो। एसेट्स ले रहे हो, एसेट से तुम्हें बेनिफिट होगा, पैसा जा रहा है। गुड्स आ रहा है, बेनिफिट होगा, पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो गया। इसे एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। अब एक्सपेंडिचर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर होता है डिफर्ड एक्सपेंडिचर। डिफर्ड एक्सपेंडिचर, तीन प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर। Capital expenditure are those expenditure which are expenditure instead of purchase of fixed assets.
अगर फिक्स एसेट्स को परचेस करने में जो खर्च करते हो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। और नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, कभी कभी एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब ये हो गया बिल्डिंग को खरीदना, मशीन को खरीदना, फर्नीचर को खरीदना, ये सब हमारा फिक्स एसेट्स होता है। अगर इन सब को खरीदने में आप खर्च करते हो पैसे को तो क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये नॉन रेकरिंग का नेचर का होता है, नॉन रेकरिंग नेचर। ये कभी कभी खर्च होता है, ये पैसा बार बार नहीं होता है, क्या होता है? कभी कभी खर्च होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पैसे को खर्च करने से लॉन्ग टाइम बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टाइम बेनिफिट। इसका जो बेनिफिट हमको मिलता है लंबे समय तक, कि एक बार खर्च कर दो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। एक बार बिल्डिंग खरीद लो, कई साल तक बेनिफिट उठाते रहो, ठीक है? उससे क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो गुड्स को परचेस करने में क्या होता है? खर्च करते हैं। जैसे मान लो हमारा बिजनेस है किताब का, तो किताब को पहले बनाएंगे या तो खरीदेंगे फिर बेचेंगे। तो किताब को बनाने में या तो खरीद के लाने में जो खर्च होता है उसे क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ गुड्स, जहां एसेट्स है और यहां क्या है? गुड्स है। और दूसरा नॉन रेकरिंग नेचर होता है, तो ये रेकरिंग नेचर होता है। रेकरिंग नेचर का मतलब ये हो गया आपको बार बार गुड्स खरीदना पड़ेगा, बार बार बेचना है तो बार बार खरीदना पड़ेगा। फिर इसका जो है लॉन्ग टाइम बेनिफिट नहीं मिलता है, शॉर्ट टाइम बेनिफिट मिलता है। एक बार गुड्स खरीद दिए, बेच दिए, खत्म, ठीक है? डिफर्ड में आते हैं। थोड़ा सा बच्चे देखो, ये दोनों तो बहुत प्रॉपरली समझ जाते हैं, कहीं ना कहीं इसको समझने में समस्या होता है। इसको समझने में, डिफर्ड एक्सपेंडिचर को समझने में समस्या होता है, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। डिफर्ड एक्सपेंडिचर जो होता है ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं कि हैवी एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, जो एक साल में उनका बेनिफिट नहीं मिलता है, बेसिकली 3 से 7 साल तक हमें बेनिफिट मिल जाता है। उसका बेनिफिट कब तक मिल जाता है? बेसिकली 3 से 7 साल तक, 3 to 7 ईयर तक किस तरीके से बेनिफिट मिल जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? डिफर्ड। जैसे एडवर्टीजमेंट, जैसे हम लोग एडवर्टीजमेंट हैवी करा देते हैं, खर्च कर देते हैं, उसका बेनिफिट हमें एक ही साल नहीं, कई साल, 3 4 5 6 7 साल तक ऐसे हमें बेनिफिट मिलता रहता है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल डिफर्ड एक्सपेंडिचर। तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड एक्सपेंडिचर। तो अब अगला टॉपिक है एक्सपेंसेज। देखो, एक्सपेंडिचर अलग होता है, एक्सपेंसेज अलग होता है। एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन
ऑफ गुड्स फॉर सेल्स, यानी जब तुम गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स को प्रोडक्शन करने में जो खर्च होता है तुम्हारा, और वो गुड्स क्यों हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, सेल के पर्पस के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंसेस। यानी किसी भी गुड्स को प्रोडक्शन करने में जो पैसा खर्च होता है, और वो गुड्स हम क्यों प्रोडक्शन करते हैं, सेल के पर्पस से, तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंसेस बोला जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं इनकम पर। अगला टॉपिक इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट, यानी सेल्स और कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को क्या बोला जाता है, इनकम, जिसे रेवेन्यू बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रेवेन्यू, और इसे एक्सपेंसेस बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपका रेवेन्यू हुआ 50,000, उसका एक्सपेंसेस हुआ था 30,000, तो आपका इनकम हो जाएगा। तो इनकम का फार्मूला आप लिख सकते हो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक, अगले टॉपिक पे आते हैं प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट का टर्म थोड़ा सा इनकम से रिलेटेड है। प्रॉफिट का मतलब ये होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस। यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस में जो क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। जैसे इसका फार्मूला लिख सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा, इनकम का भी तो सेम फार्मूला है। इनकम का रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस था, लेकिन प्रॉफिट में टोटल आ गया। टोटल कितना, टोटल रेवेन्यू हुआ, टोटल एक्सपेंसेज हुआ। ठीक है, इसमें केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेज, यही अंतर है। गेन, अगला टॉपिक गेन है। डिफरेंस बिटवीन, गेन में हम लोगों का जो टॉपिक होगा, डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ fixed asset and sales of fixed assets and cost of fixed assets। जो फिक्स एसेट्स जितने में सेल किए हो, उसमें से फिक्स एसेट्स का जो कॉस्ट था उसे माइनस कर दो, तो आपका क्या पता चल जाएगा, गेन पता चल जाएगा। फिर आते हैं लॉस पर आते हैं। लॉस को दो पार्ट में बाइफरकेशन कर दिया गया। दो पार्ट में बाइफरकेशन। देखिए, अगर ए प्रॉफिट है, अगर ए वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ए वैल्यू कम हो जाए, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और दूसरा टर्मिनोलॉजी है, पहले केस में लॉस, और दूसरे टर्मिनोलॉजी में है लॉस बाय फायर। कुछ सामान था, जल गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो सब हमारे लॉस के पैटर्न में आ जाएंगे। फिर आते हैं परचेस। क्या होता है परचेस, याद रखिएगा, एक टर्म से होता है। ये टर्म गुड्स को अक्वायर करने में यूज किया जाता है, गुड्स को खरीदने में यूज किया जाता है। हेलो, हेलो, हाँ 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 हाँ, मॉर्निंग।
क्या कर रही हो? हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोगों का यहाँ तक हो गया था कि परचेस क्या होता है। परचेस टर्म होता है गुड्स अक्वायर जब हम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये टर्म यूज किया जाता है परचेस का, ठीक है। वह चीज़ें परचेस करना, परचेस एक टर्म होता है, गुड्स को अक्वायर करते हैं, वहाँ पर परचेस टर्म यूज होता है। अब गुड्स का मतलब क्या हो गया भाई? गुड्स का मतलब जिस चीज़ का बिजनेस आपका क्या करता है, बिजनेस डील्स करता है। जिस चीज़ का बिजनेस डील करता है, जिस चीज़ का आपका बिजनेस व्यवसाय करता है, जिस चीज़ को बेचता है, उसको जब खरीदते हैं तो क्या बोला जाएगा? परचेस। अब एक होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या होता है? परचेस रिटर्न उसे बोला जाता है जो गुड्स हम अक्वायर किए हैं, ठीक है, और किसी भी कारणवश वो डिफेक्टिव हो गया या तो सिंपल के अनुसार नहीं रहा, तो गुड्स हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे सप्लायर को। सप्लायर को क्या कर देंगे? हम सप्लायर से ही खरीदे होंगे, ठीक है। अब वापस कर देंगे सप्लायर को, तो उसे क्या बोला जाएगा? गुड्स परचेस रिटर्न। और ध्यान दीजिएगा, परचेस टर्म अगर कोई व्यक्ति है मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाता है? रॉ मटेरियल गुड्स हो जाता है। रॉ मटेरियल परचेस करेगा तो उनके लिए क्या यूज होगा? गुड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेस टर्म यूज हो जाएगा, ठीक है। परचेस समझ गए, परचेस रिटर्न समझ गए। अब सेल्स हम लोग देख लेते हैं। सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब ये होता है जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस क्या करता है? डील करता है। अगर उस चीज़ को, जिस चीज़ का बिजनेस हमारा डील्स करता है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं। ओनरशिप क्या करते हैं? ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? सेल्स बोला जाता है। जैसे हमारा मान लीजिए बाइक का बिजनेस है, बाइक का बिजनेस है। अब बाइक हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, अपना ओनरशिप दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारा बिजनेस किस चीज़ का डील करता है? बाइक का। तो बाइक क्या हो जाएगा? बाइक को ट्रांसफर करेंगे ओनरशिप, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है? सेल्स बोला जाता है। सेल्स रिटर्न कोई डिफेक्टिव होने के कारण हमें क्या कर दिया? वापस कर दिया, तो उसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न। अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये हो गया, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उस गुड्स को क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। कुछ गुड्स जो हमारे पास अनसोल्ड बच जाता है, अनसोल्ड बच जाता है, यानी बिजनेस है, एंड ऑफ द ईयर बिका कुछ सामान, और जो सामान एंड ऑफ ईयर नहीं कर सकते हो, जो हमारे गोडाउन में, हमारे बिजनेस में जितने भी सामान पड़े होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? स्टॉक इन ट्रेड। यानी अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स जितने भी होते हैं, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और एक होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। जो आपके बिजनेस में सामान बेचने के बाद एंड ऑफ द ईयर बच जाते हैं, उस सामान को क्या बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक।
जैसे 10,000 आपके पास कोई आर्टिकल था, इस आर्टिकल में से एंड ऑफ द ईयर 9500 बिक गया, तो बचा कितना हमारे पास 500, तो 500 दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इस साल का, वही नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ही नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। अब इसके बाद आते हैं इन्वेंट्री पर। ये याद रखिएगा, स्टॉक इन ट्रेड जो होता है ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करता है। जिस फॉर्म में गुड्स लाता है उसी फॉर्म में मार्केट में बेच देता है, उसकी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री बेसिकली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। मैन्युफैक्चरर उसे बोला जाता है, गुड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरर। तो वो जो टर्म यूज करता है, रॉ मटेरियल यूज करता है। क्या यूज करता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब ये हो गया, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे कच्चे सामान चाहिए होता है, कच्चे सामान चाहिए होता है। इसी कच्चे सामान को क्या बोला जाता है, रॉ मटेरियल। और इसी रॉ मटेरियल को क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री। इसी रॉ मटेरियल को क्या बोला जाता है, इन्वेंट्रीज बोला जाता है। अब इसके बाद काइंड्स ऑफ इन्वेंट्री देख लेते हैं। रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बेसिकली 3 प्रकार के इन्वेंट्री होते हैं। इसे आप फिनिश्ड गुड्स केवल बोल सकते हो, थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रहेगा क्योंकि वो सेल के लिए पर्पस के लिए तैयार हो गया। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जितने भी हम लोग रॉ मटेरियल को लाते हैं, जैसे क्लोथ्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉटन वगैरह चाहिए, वो सब हमारे लिए रॉ मटेरियल। और जो फैक्ट्री में चला जाता है, काम चालू हो जाता है, सेमी प्रोडक्शन, कुछ पार्ट प्रोडक्शन हो गया होता है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ होता है, अभी कंज्यूम करने लायक नहीं होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है। और जो बन के तैयार हो गया है, फॉर सेल, रेडी फॉर सेल, उसे क्या बोला जाता है, फिनिश्ड गुड्स बोला जाता है। और इसे ये टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हो गया। इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन देख लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यूएशन किया जाता है। अब देखो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग होता है। ओपनिंग यानी बिगिनिंग, और क्लोजिंग का मतलब एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग भी होता है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लोग कैसे वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। यानी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो दोनों में से कम प्राइस होता है, उसी प्राइस पे हम लोग अपने बुक में लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। थोड़ा सा आप लोग एग्जाम दोगे, एमसीक्यू में ये पूछा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट आफ्टर दैट अमाउंट रिसीवेबल। गुड्स या तो सर्विसेज को सेल किए हैं, उसके बाद जो अमाउंट हम रिसीव करने वाले हैं उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हम गुड्स या सर्विस को बेच दिए, उसके बदले में हम पैसा पाने वाले हैं, तो उसी को क्या बोला जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। में दो चीज़ें इंक्लूड होता है, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। दोनों ट्रेड रिसीवेबल में इनको दोनों बेचना, उधार सामान ही बेचने पर क्रिएशन होता है, और दोनों केस में पैसा पाने वाले हैं, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। अब इसके बाद डेटर क्या होता है, डेटर का मतलब ये हो गया जिस पर्सन को हम क्रेडिट पर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड किए हैं, जिस पर्सन को, वो पर्सन हमारे लिए क्या हो गया, डेटर। मान लीजिए रामू को हमने सोल्ड किया गुड्स ऑन क्रेडिट पे, यानी बेच दिया, अभी पैसा नहीं मिला है, तो रामू हमारे लिए क्या हो गया, डेटर। अब इसके बाद बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल का मतलब गुड्स जो बेचता है वो क्या करता है, बिल को राइट करता है, बिल क्या करता है, रिटर्न करता है। तो जो बिल हम सामान उधार बेच दिए और हम बिल को हम ड्रॉवर बोले जाएंगे, और बिल हम लिख रहे हैं, तो जो बिल लिख रहे हैं एक एग्रीमेंट होता है कि इतने दिन के बाद हमको वो पैसा दे देंगे, तो उसी एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, बिल पेबल। और इसी के रिस्पेक्टिव में पेमेंट के अकॉर्डिंग जो खरीदा है उसके लिए क्या हो जाता है, बिल पेबल। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, गुड्स क्या होता है। गुड्स का मतलब परचेस फॉर रीसेल, परचेस फॉर सेल्स, यानी जो सामान हम खरीदते हैं बेचने के पर्पज से, उसी को क्या बोला जाता है, गुड्स। मार्कर का बिजनेस है, तो मार्कर हम लाएंगे, तो क्यों लाएंगे भाई, क्यों खरीद रहे हैं, बेचने के पर्पज से, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। और इन मार्कर को छोड़ के सारी चीज़ें एसेट, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है उस चीज़ को खरीदेंगे तो क्या होगा, गुड्स होगा, और सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट आता है। कॉस्ट का मतलब ये हो गया, कोई भी हम सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट करते हैं उसे बोला जाता है कॉस्ट। आप पढ़ते हो, पढ़ाई के बदले में जो पैसा देते हो कॉस्ट होता है। सीए के से ऑडिटिंग कराते हो, उसके बदले में जो पैसा देते हो कॉस्ट होता है। एडवोकेट से कंसल्टेंसी लेते हो, उसका पैसा देते हो, कॉस्ट होता है उस। वाउचर क्या होता है, वाउचर एक पेमेंट का ऑथराइजेशन होता है। हर ट्रांजैक्शन के बदले में एक रिसिप्ट मिलता है, उसी को क्या बोला जाता है, वाउचर। अब इसके बाद डिस्काउंट पे आते हैं। वाउचर का मतलब पे ऑफ ऑथराइजेशन, किसी को पैसा दिए हो तो उसके बदले में रसीद ले लो, तो वो आपका पेमेंट किए हो, वो आप में फीस जब स्कूल में आप पेमेंट करते होगे तो उसका एक रिसिप्ट मिलता है। अगर वो रिसिप्ट गायब हो जाए तो अगला बंदा कह दे फीस नहीं जमा किए हो, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिए एक वाउचर बंदा दे देता है और वो ऑथराइजेशन हो जाता है कि आप पेमेंट किए हो उनको। डिस्काउंट में जो है सेलर जो है एक ऑफर देता है, ऑफर टू बायर एट लेस प्राइस, यानी बायर, सेलर जो है बायर को ऑफर देगा कि आपको कम सामान पे हम कम प्राइस पे सामान बेच देंगे, तो उसे क्या बोला जाता है, डिस्काउंट।
डिस्काउंट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेशल भी होता है, तो स्पेशल कैश डिस्काउंट के अंदर ही चला जाता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अलग होता है, कैश डिस्काउंट अलग होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है फिक्स्ड ऑन लिस्ट पे फिक्स होता है। जब मॉल में जाते हो लिखा होता है 20% ऑफ, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और ये इसलिए दिया जाता है इंक्रीज इन सेल को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और ये जो है ये काउंटर पर मिलता है। ये डिस्काउंट किस पे मिलता है? काउंटर पे जाते हो, 10,000 का शॉपिंग हुआ, चेक काट के दे दिए, इसका ड्यू डेट 10 दिन बाद आएगा, तो वो कहेगा सर ऐसा अगर तुरंत पेमेंट करेंगे तो 10% आपको छूट दे दिया जाएगा, कैश में पेमेंट करेंगे तो काउंटर पे वो चीज़ें होता है, तो क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट इमीडिएटली कैश रिसीव के लिए दिया जाता है। इमीडिएटली कैश रिसीव करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? कैश डिस्काउंट। ये जर्नल एंट्री में नहीं शो किया जाता है, नॉट शो इन जर्नल एंट्री। और ये जो होता है शो इन जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री में शो किया जाता है। इसके बाद एक और होता है रीबेट। रीबेट जो है डैमेज प्रोडक्ट पे दिया जाता है। डैमेज प्रोडक्ट, जैसे आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, थोड़ा बहुत डैमेज है, उसका प्राइस वो कम करके आपको बेच दिया, तो उसे क्या बोला जाता है? रीबेट। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी आप लोग जानते हो, जीएसटी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो गुड्स पर चार्ज किया जाता है। बहुत सारे सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स थे, सारे टैक्स को ख़त्म करने के बाद एक टैक्स लाया गया गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या होता है? टैक्स लगाया जाता है। अगला है एंट्री। एंट्री क्या होता है? बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर में अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी को एंट्री बोला जाता है। ठीक है, जैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, एक सिस्टमेटिक मैनर में ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं, अपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में, उसी को क्या बोला जाता है? एंट्री बोला जाता है। फिर होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब ये हो गया, कुछ कस्टमर को हम सामान सेल किए हैं ऑन क्रेडिट पर, लेकिन उससे पैसा रिकवर नहीं हो पाया, नॉट रिकवर, उनसे पैसा रिकवर नहीं हो पाया, वो दे भी नहीं रहा, हम नहीं देंगे पैसा, क्या करेंगे? तो हम मान लेते हैं हमारा पैसा उतना क्या हो गया? डूब गया, तो उसे बोला जाता है बैड डेट्स रिकवर। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट नॉट कैपेबल टू पेमेंट। यानी उनका पोजीशन सही नहीं होता है पेमेंट करने का। किसी को उधार बेचे हैं या तो किसी को पैसा दिए हैं और उनका पोजीशन पेमेंट करने का हमें पैसा कैपेसिटी नहीं है, पोजीशन नहीं है, तो उसे बोला जाएगा इंसॉल्वेंट। और एक होता है सॉल्वेंट। जिस व्यक्ति का कैपेबल है पेमेंट करने का, पोजीशन है उनको पेमेंट करने का, हमें पैसा वो पेमेंट कर सकता है वापस, तो उसे क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट। अगला आता है स्टोर। स्टोर का मतलब कुछ हमारे मशीन को चलाने के लिए कुछ सामान रखे जाते हैं, मशीन को कंज्यूम कराने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है? स्टोर। गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे लूज टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है,
और वो मशीन को चलाने के लिए वो सब रखना ज़रूरी होता है, वो सब किसके अंदर आ जाता है? स्टोर के अंदर। फिर आते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू जो होता है रेगुलर नेचर का होता है, रेगुलर नेचर यानी डेली रिसीव होता है, डेली रिसीव। कभी कभी नहीं होगा, डेली रिसीव होगा। चाहे सेल्स ऑफ गुड्स हो सकता है, चाहे रेंट रिसीव हो सकता है, चाहे कमीशन रिसीव हो सकता है, और चाहे इंटरेस्ट रिसीव। मतलब बेसिकली रेवेन्यू रेगुलर रिसीव होता है, डेली रिसीव होता है। जो बार बार रिसीव होता है हमेशा रेगुलर नेचर का, उसे रेवेन्यू बोला जाता है। अगर लोन से तुम पैसा लेकर रिसीव करते हो तो, और या तो कैपिटल कंट्रीब्यूट होता है, तो वो सब हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आता है, रेवेन्यू में नहीं आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है भाई? रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग अलग होता है। ये आपका कोर इनकम होता है, कोर इनकम। कोर इनकम का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स और सेल्स ऑफ सर्विसेज। जिस चीज का आपका बिजनेस है उसको बेचने से जो पैसा आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो है कोई भी, इसमें गुड्स भी आता है, अदर रिसिप्ट भी आते हैं, यहाँ से यहाँ तक गुड्स और सर्विस रिसीव इसमें आएगा। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव वो नहीं इसमें आता है। कोर इनकम जो है वो आपका इसमें आएगा, और जितनी सारी चीज़ें रहेगा सब इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद एंटिटी क्या होता है? एंटिटी का मतलब भाई आप लोग सारे लोग जानते हो, पहचान होता है। बिजनेस का एक अलग पहचान होता है, जैसे LG है, सैमसंग है, मोटरोला है, सारी चीज़ का अलग अलग एक क्या होता है? पहचान होता है कंपनी का। उसके बाद टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब टोटल सेल ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड तक 6 महीना 4 महीने तक का हम मान लेते हैं कितने महीने का सेलिंग कितना है, तो उसी को क्या बोला जाता है? टर्नओवर बोला जाता है। लाइव स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल्स, कैटल्स, एलिफेंट्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? लाइव स्टॉक होते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब हम लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे कुछ ना कुछ हमें रिटर्निंग हो। तो आप लोगों का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।